पिछले एक साल से अगर कोई मुद्दा सड़क से लेकर सियासत के गलियारों और सुप्रीम कोर्ट तक में चर्चा में है तो वो है 3 तलाक का मुद्दा। जब से केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 3 तलाक संविधान और इस्लाम दोनों के खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई शुरू की है, तब से मुस्लिम समाज की वो महिलाएं भी खुलकर बोलने लगी हैं जो 3 तलाक का जुल्म भी पर्दे के पीछे सिसकते हुए झेल रही थी। 3 तलाक का नया मामला यूपी के अलीगढ़ का है। यहाँ रिहाना नाम की महिला को उसी के घर में घुसने से रोका गया। रिहाना का आरोप है कि पति से मामूली अनबन के बाद वो अपने मायके गई थी और जब लौटी तो पति ने गेट पर खड़े खड़े उसे 3 तलाक दे दिया। ऐसे मामलों में मुस्लिम समाज के धर्मगुरु अब तक यही दलील देते हैं कि 3 तलाक जाहिल अनपढ़ लोग ही देते हैं, लेकिन रिहाना को 3 तलाक देने वाला उसका पति वकील है। ये मामला भी ऐसे वक्त सामने आया है जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना कल्बे सादिक ने उम्मीद जताई है कि 3 तलाक को पर्सनल लॉ बोर्ड खुद 1.5 साल में खत्म कर देगा। 3 तलाक का विवाद सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने लंबित है, जिस पर अगले महीने से सुनवाई शुरू हो जाएगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर 3 तलाक की पैरवी कर चुका है। ऐसे में ये सवाल बड़ा है कि पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना कल्बे सादिक 1.5 साल में 3 तलाक खत्म करने की बात किस आधार पर कह रहे हैं। अगर 3 तलाक ठीक नहीं है तो फिर इसे 15 और 16 अप्रैल को पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में ही खत्म करने का फैसला क्यों नहीं हो सकता। सुन्नी समुदाय में ये प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ नहीं है। और अहले हदीस हज़रात ये भी एक संप्रदाय इनके यहाँ भी नहीं है। हमको सूचना मिली कि बरेलवियों ने भी कह दिया है कि हमारे यहाँ भी ट्रिपल डाइवोर्स नहीं है। इसके देखिए 2 पहलू हैं। पहला पहलू मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इसकी तरफ मुतवज्जे है, ध्यान रखा। कलकत्ते में जो हुआ था उसमें हम थे, वहाँ मौजूद थे। उसमें लोगों ने तय किया कि हम खुद इस बुराई को समाज से मिटा देंगे। हमारी निवेदन सरकार से कि वो इंटरफेयर न करे, हम कुछ साल 1.5 साल में इसको खत्म कर देंगे। उन्होंने 10 लाख की डिमांड रखी थी, मैंने मना किया। उनका किसी लड़की से अफेयर है, मुझसे ये कहते थे अगर तू 10 लाख रुपए नहीं देगी तो मैं उससे शादी कर लूंगा और मैं आपको तलाक दे दूंगा। AIMPLB ये कोशिश कर रही बहुत दिनों से इस्लाम माशरा तहरीक के जरिए कि लोग इस तरह से बगैर किसी जरूरत के एक वक्त में 3 तलाक न दें। ये तो मूवमेंट चल ही रहा है बोर्ड का और उसके लिए बोर्ड कोशिश कर रही है, लेकिन ये प्रैक्टिस उसके बाद भी खत्म हो जाएगी। ये ऐसा कोई नहीं कर सकता कि इसलिए कोई कानून तो तब्दील हो जाएगा। बोर्ड जो है वो कोई कानून जो है उसमें गुंजाइश है, कहीं जरूरत होगी तो कोई ट्रिपल डाइवोर्स दे सकता है। कभी कभी औरत के कहने पर दी जाती है। जो लोग इसको गलत इस्तेमाल करते हैं, उसका मिसयूज करते हैं, वो प्रैक्टिस खत्म करने की बोर्ड पूरी कोशिश कर रहा है कि ऐसा इसका मिसयूज न होने पाए। काश पर्सनल लॉ बोर्ड इस किस्म का कोई स्टेटमेंट उस वक्त देता जब मुसलमान औरतें बार बार ये गुहार लगा रही थी कि वो ट्रिपल तलाक एक सिटिंग में जो हो रही है उसके वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। काश पर्सनल लॉ बोर्ड ऐसी गुंजाइश ना छोड़ता जहां पर मुस्लिम महिलाओं को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता। तो सवाल यह है कि अगर 3 तलाक को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी गलत मानता है तो फिर 1.5 साल का वक्त क्यों, 1.5 साल का इंतजार क्यों? 15 और 16 अप्रैल को जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हो रही है उसमें टूक फैसला क्यों नहीं ले लिया जाता कि अब 3 तलाक बंद हो। इस मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ मौलाना निजामी साहब हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है, दारुल उलूम फिरंगी महली के डॉक्टर फहीम बेग साहब है जो कि एक इस्लामिक एक्सपर्ट हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। नैश हसन जी हैं भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की लखनऊ स्टूडियो से, साफिया अख्तर जी हैं भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन से, वसुंधरा पाठक मसूदी जी हैं सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी लॉयर। सबसे पहले निजामी साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या आप मानते हैं कि 3 तलाक गलत है? क्योंकि कल्बे सादिक साहब कह रहे हैं कि वो मानते हैं 3 तलाक गलत है और 18 महीने में वो इसको खत्म कर देंगे। क्या आप मानते हैं 3 तलाक गलत है? देखिए दीपक भाई, हम अभी से नहीं बहुत पहले से ये बात कहते चले आ रहे हैं कि ट्रिपल तलाक का जो तरीका इख्तियार किया जा रहा है वो बिल्कुल नामुनासिब है, गैर शरई है, गैर इस्लामी है। उसको शरीयत ने कभी पसंद नहीं किया है। सवाल यहां पर इसी तरीके की हो रही है और कल्बे सादिक साहब ने जो बात कही है वो इसी पस मंजर के तहत कही है कि जो चंद लोग हैं जो कम इल्मी की बुनियाद पर और जहालत की बुनियाद पर इस तरीके से शरीयत का मिसयूज कर रहे हैं,
उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये जो वक्त मांगा है वो इसी बात के लिए मांगा है, तकरीबन 1.5 साल 1 साल में, चूंकि बहुत बड़ी कम्युनिटी है, उसके अंदर ये बात वाज़ेह की जाए, उनको ये बात समझाई जाए कि देखिए जो तलाक का बेहतर तरीका है, निजामी साहब, फिर इसके लिए इतना लंबा इंतजार क्यों? फिर इसके लिए ये हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में क्यों कि ट्रिपल तलाक एक कानूनी मान्यता नहीं है लेकिन एक सामाजिक मान्यता है और उसको जारी रहना चाहिए? ये तो मुस्लिम समाज की डबल स्पीकिंग हो गई। देखिए दीपक भाई, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जो आपने सवाल किया है कि इतनी देरी क्यों है। देखिए, इस मुल्क के अंदर जो मुसलमान रहता है वो बहुत कम तादाद में मुसलमान नहीं है। हर शख्स के कानों में एक दिन में बात कोई भी आलिम पहुंचा नहीं सकता है, न कोई धर्मगुरु पहुंचा सकता है। जरूरत है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, जो तफहीम शरीयत कमेटी है, वो अपना काम करे, वो लोगों के पास जाए, वो बात पहुंचाए कि तलाक का बेहतर तरीका क्या है, तलाक किस तरीके से देना चाहिए और किस तरीके से नहीं देना चाहिए। आपने जो बात कही है कि मजहबी एंगल और समाजी एंगल, देखिए हम दोनों तरीके से इस बात को मान रहे हैं कि इसका एक मजहबी एंगल भी है और एक समाजी एंगल भी है। मजहबी एंगल यह है कि ये कुरान का और हदीस का और शरिया का एक हिस्सा है, और समाजी यह है कि इसकी 3 तलाक की वजह से बड़ी दुश्वारियां वाक़ई होती हैं। लेकिन इसका कतई तौर पर मतलब नहीं है कि कभी कभी सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो सारी खामियां औरत ही को झेलनी पड़ती हैं। बाज दफा ऐसे भी केसेस आते हैं कि जिसमें औरत ये चाहती है कि उसको शौहर के जुल्म से निजात दी जाए। ऐसे वक्त में ये ट्रिपल तलाक आपके काम आती है, और आप ट्रिपल तलाक किस जमाने की बात कर रहे हैं? मैं फहीम बेग साहब को जोड़ता हूँ। फहीम बेग साहब, ट्रिपल तलाक गलत है जैसा कल्बे सादिक साहब ने कहा? की बात कर रहा हूँ मैं, इसी जमाने की बात कर रहा हूँ। और भी गम है जमाने में मुसलमानों के सिवा, ये राष्ट्रीय मुद्दा जो आज बन गया है। मैं इस पे बड़ा आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि काश ये राष्ट्रीय मुद्दे जिस तरह से बनाए जा रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा को भी राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाए। मुस्लिम महिलाओं का जो जिस तरीके से अरे जनाब, हम तो बनाते हैं, आप लोग नहीं बनाते हैं, आप लोग नहीं बनाते हैं, आप चाहते हैं नकाब में रहें। जी 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 तो ये जो राष्ट्रीय मुद्दा बना है, पढ़ाई के मॉडर्नाइजेशन की बात सरकारें कब से कर रही हैं, सामाजिक संस्थाएं कब से कर रही हैं? उनके परिवार वालों की दुर्दशा दिखाने के लिए भी जनाब मैं वही कह रहा हूं, काश नजीब की मां को भी राष्ट्रीय उसमें सर पे लाना चाहिए था कि आज तक नजीब की मां को इंसाफ नहीं मिला। और जितनी सारी महिलाएं मुसलमानों की आज घरों में अब बेरोजगार पड़ी हुई हैं, शिक्षा उनके पास नहीं है, उनको भी अगर लिया जाता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। और जिस प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी जिस तरीके से की जा रही है, ये अपने आप में साजिश की बू आती है। और रही बात 3 तलाक की, जिस तरीके से संविधान में धारा आर्टिकल 25, 26 और 29 कहता है, तो मैं समझता हूं उसमें ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। कानून अपना काम करेगा और 3 तलाक को जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है, या इस तरह से एक तरह से उसका जो भय लोगों को बताया जा रहा है, उसको समझाने की जरूरत है। पर्सनल लॉ बोर्ड उस पर काम कर रहा है, और भी हमारे जो उलमा इकराम हैं, जो दानिश्वर हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो उस पर काम कर रहे हैं। मगर आपसे दीपक जी मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आप शिक्षा को, बेरोजगारी को, आतंकवाद के नाम पर जो नौजवानों को ठूसा जाता है जेलों में, उसको भी राष्ट्रीय मुद्दा बनाए। तो मुझे आपसे बहुत अच्छी समय समय पर वो चीजें भी राष्ट्रीय मुद्दा बनती है। लेकिन वसुंधरा पाठक जी, आपको क्या लगता है, जो बात कह रहे हैं फहीम बेग साहब कि उनको इसमें एक साजिश की बू आती है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, क्या वाकई ये साजिश की बू है या एक महिला का दर्द? वसुंधरा जी से लगभग संपर्क नहीं हो पा रहा है, थोड़ी देर में फिर आएंगे हम उनके पास। सीधे चलते हैं नईश हसन के पास। नईश जी, आपको क्या लगता है, आपको भी इसमें साजिश की बू आ रही है, या आपको ये लग रहा है कि इसमें वाकई मुसलमान महिला का दर्द छलक कर अब पहली बार बाहर निकला है? जी, ये कोई साजिश नहीं है। इंसाफ की लड़ाई कभी साजिश नहीं होती। पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बात कही कि वो 1.5 साल में इसमें बदलाव ला देंगे। मैं आपको स्क्रीन पे ये किताब दिखाना चाहती हूँ। इन्होंने ये किताब लिखी है जिसका नाम है मजमुआ क़वानीन इस्लामी। ये किताब उर्दू में है जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ।
और इसमें ये कहते हैं 3 तलाक ठीक है, सोते में भी ठीक है, मुंह से निकल गया तब भी ठीक है। इसका पेज नंबर 35 देखिए। तो जिस चीज को ये कह रहे हैं अब तक ठीक है, उसको ये 1.5 साल में कैसे ठीक कर लेंगे? और दूसरी इम्पोर्टेंट बात दीपक जी ये है कि इस देश में एक कानून है। मिलेगा आपको, आज आप ही अकेले बैटिंग करने वाले हैं। जी नाइस जी, आपकी ये किताब जो है इसमें 552 दफाएं हैं, 552 सेक्शन, इसमें एक सेक्शन भी कुरान से मैच नहीं करता है। अब मैं बात करती हूँ 1937 शरिया एप्लीकेशन एक्ट की। वो एक्ट खराब है और उस एक्ट में बदलाव होना चाहिए, लेकिन वो बदलाव हमारी पार्लियामेंट करेगी, वो बदलाव कोई धार्मिक संगठन नहीं करेगा। तो ये पूरे एक शगुफा छोड़ा गया है कि हमें 1.5 साल दे दीजिए, हम इसमें बदलाव ला देंगे। जनाब 70 साल में आपने क्या किया? 70 साल में आपका ध्यान ही नहीं गया 3 तलाक के बारे में। जब मुसलमान औरतों ने खुद विद्रोह किया, ये आवाज बाहर लेकर आई, तो आप कह रहे हैं कि भाई हम बदलाव कर देंगे। हमने आपको चुना नहीं है डेमोक्रेसी में, हमने मौलाना नहीं चुना है डेमोक्रेसी में। जो चयनित मेंबर है हमारे हाउस में, वो इसमें हमारे एक्ट में बदलाव करेंगे और इसको मानवीय बनाएंगे। हम मौलाना से ना उनके पास गए हैं, हम तो गए हैं सुप्रीम कोर्ट, हम मांग कर रहे हैं भारत सरकार से, हम किसी मौलाना से कोई मांग कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, वैलिड पॉइंट। ये इनकी एक बेजा दलील है जो बहुत कंट्राडिक्टरी है। ठीक है, बेजा दलील बहुत कंट्राडिक्टरी है, लेकिन फहीम बेग साहब, बड़ा सीधा सवाल है मेरा। दीपक जी, मुझे ये लगता है कि कल्बे सादिक साहब ने जो बोला वो शिया समुदाय का मामला है और सुन्नी समुदाय उनकी बात नहीं मानेगा, यानी 15 और 16 अप्रैल की मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की बैठक में फिर खींचतान होगी, शिया और सुन्नी के नाम पर खींचतान होगी। यानी इसका सीधा मतलब ये निकाला जाए कि मुस्लिम समाज ही इस बात पर एक राय नहीं है। देखिए दीपक जी, आप जैसे बड़े पत्रकार से मुझे उम्मीद नहीं है कि आप समाज को बांटने की बात करें। शिया सुन्नी और जितने भी हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं सब एक हैं, उनमें कोई समस्या नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। नहीं, कल में सादिक साहब ने कहा शिया तो मानते ही नहीं है, शिया लोग मानते ही नहीं है। आया है उसमें कोई बुरा नहीं। अब सुन तो लीजिए, अब ये आप कह रहे हैं, कौन कह रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है, मगर मैं आपको बता दूं, मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा। और बात आई शरिया की। देखिए, इस्लाम जहां पर प्रैक्टिस किया जाता है, जिस मुल्क में जहां पर इस्लामी हुकूमत होती है, वह शरिया को लागू किया जाता है, ये सबसे बड़ा सच है। यहां पर जो लोग अगर इस बात को नहीं मानते हैं, तो हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से उन पर कानून का जो भी एक्ट होगा वो लागू होगा। उसमें आप किसी भी तरीके से शरिया उन पर मैंडेटरी या कंपलसरी नहीं है। वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो ठीक है, कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। और अगर आप शरिया को यहाँ पर सर्वोपरि मानते हैं तो शरिया के और भी कानून हैं जिनको यहाँ पर क्या लागू किया जा सकता है? नहीं, सवाल तो मीडिया ने खड़ा किया है, मीडिया ने ट्रायल शुरू किया है। नहीं, सवाल उन बहनों ने भी खड़ा किया जो सुप्रीम कोर्ट गई। आज आप रिहाना का तस्वीर देख लीजिए, पति का कई अफेयर चल रहा है, पत्नी को 3 तलाक बोल दिए। 20 करोड़ की आबादी, 20-22 करोड़। अरे सुनिए श्रीमान जी, घर घर में महिलाएं पड़ी हैं जो दहेज के नाम पे प्रताड़ित की जा रही हैं, जिनको जुल्म ज्यादती की जा रही है, डोमेस्टिक वायलेंस को सामना कर रही हैं। उसके लिए कानून है, उसके लिए कानून है। क्या सारी देश की औरतों पर उनको लेकर आइए साहब। आप आम और आम का कंपेरिजन कर सकते हैं, आम और अमरूद का नहीं। अब आप वैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर। मैं वसुंधरा जी को लाऊंगा। 1 मिनट, आपने अपनी बात कही, मैं वसुंधरा जी को लाऊंगा। वसुंधरा जी, मुझे ये बात बताइए, औरतों के बलात्कार किए जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, देश में ठीक है, आपने अपनी बात कही, आपको चुप भी होना होगा, मुझे दूसरों के व्यू भी लेने हैं। वसुंधरा जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है। आज मौलाना साहब को कई सारी चीजें याद आ रही हैं, दहेज होता है उनको ये भी याद आ रहा है, महिलाओं पे अत्याचार होता है उनको ये भी याद आ रहा है, लेकिन उनको ये याद नहीं आ रहा है कि 3 तलाक के नाम पर महिलाओं को कितना टॉर्चर किया जा रहा है। और इसीलिए महिलाएं बार बार बाहर निकलकर आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट और बाकी कोर्ट में जा रही हैं, क्योंकि हमको रोज एक नया मामला दिखाई देता है 3 तलाक को लेकर, जिसमें कोई ना कोई बहन शिकायत करती हुई दिखाई ही देती है।
लगता है फिर हमारा संपर्क नहीं हुआ है। सीधे चलते हैं साफिया अख्तर जी के पास। साफिया अख्तर जी, आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि मौलाना साहब खुद अपने समाज की महिलाओं की बात को छोड़िए, बात तो दीगर है, लेकिन वो दूसरे समाज की महिलाओं पर जो अत्याचार और जुल्म हो रहा है उसकी तो बात कर रहे हैं, लेकिन अपने समाज की नहीं। प्लीज आप करेक्ट कीजिए। दीपक जी पहले आप करेक्ट कीजिए। मैं मौलाना नहीं, मैं एक एक्टिविस्ट हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी डॉक्टर साहब। दीपक जी पहले मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप फहीम बेग साहब से मेरी भी इल्तिजा है और आप भी उनसे ये इल्तिजा कर दीजिए कि जब तक मेरी बात पूरी ना हो जाए वो प्लीज बीच में ना मैं उनसे इल्तिजा करता हूँ। पहली बात ये कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बने हुए 45 साल हो गए। 45 साल में हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को यह ख्याल क्यों नहीं आया था कि इस तलाक को खत्म किया जाए। इससे पहले वाली डिबेट में फहीम बेग साहब ने बड़ा ठोक के ये वाली बात कही थी कि 3.5 और 4 करोड़ औरतों ने इसके ऊपर सिग्नेचर किए हैं कि इस तरह की तलाक खत्म नहीं होगी। ये तलाक शरीयत के हिसाब से सही है। असल में बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये समझ रहा था कि जिस तरह 1950 में जब हमारे कुछ प्रोग्रेसिव मर्द और औरतों ने ये बात उठाई थी कि इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए और वो अमेंडमेंट तलाक कुरान के बेसिस पे होना चाहिए, लेकिन उनकी आवाज को शोर मचाया गया। हमारे कंजर्वेटिव सोच रखने वालों ने बहुत गदर मचाया और उनकी आवाज को दबा दिया गया। इसी तरह शाहबानों के केस में भी यही हुआ कि हमारे जो कंजर्वेटिव सोच वाले मौलाना और आलिम और या कहना चाहिए कि मजहब के ठेकेदार जो थे उन्होंने उस मामले में गदर मचाया। ये लोग ये समझ रहे थे कि अब इसी तरह हम गदर मचाएंगे और इस तलाक के मुद्दे को खत्म कर दिया जाएगा, ये तलाक इसी तरह जारी रहेगी। लेकिन अब उनको ये समझ लेना चाहिए कि अब वो औरतें जो अपने शोहर से 3 बार तलाक का लफ्ज सुनने के बाद चुपचाप घर में बैठ जाती थी, वो ना तो कज़ियत जाती थी, ना वो अदालत जाती थी, ना किसी से गुहार करती थी। अब वो औरतें इतनी अवेयर हो चुकी हैं, इतनी जागरूक हो चुकी हैं कि वो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रही हैं। तो ये अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये लग रहा है कि अब बात इतनी आगे बढ़ गई है, अब औरतें पीछे हटने वाली नहीं है। उन्होंने अपने हक को छीनने की कोशिश की है, मांगने की कोशिश नहीं बल्कि छीनने की कोशिश की है, और इस छीनने में उनके हक में फैसला हो सकता है। तो अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज ये कैसे कह रहा है, और 45 साल में जो नहीं कर पाया तो क्या गारंटी है कि वो 1.5 साल में इस तलाक की जो रस्म है इसको खत्म कर देगा। इस तरह से 3 बार तलाक कहने के बाद तलाक, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो बड़ा साफ है, इस तरह से यकीन नहीं कर सकते। मैम मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो बड़ा साफ है, और बड़ा साफ ऑब्जर्वेशन ये है कि ये भी विवाद की भेंट चढ़ जाएगा जो कल्बे सादिक साहब का प्रपोजल है, क्योंकि कल्बे सादिक साहब ने पहली ही लाइन में बोला है कि सिया समुदाय में तो ये मान्यता नहीं है, बात सुन्नियों की है, उनको मनाने की कोशिश होगी। तो देखना होगा कि किस तरीके से कन्विंस करते हैं वो बाकी समाज को, क्योंकि वो समाज के दूसरे हिस्से में शिया भी साथ में रहते हैं, सुन्नी भी साथ में रहते हैं, और हकीकत हमको पता है कि दोनों के धार्मिक रीति रिवाजों में कई तरह के अंतर है। फिलहाल रुकेंगे हम ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद मैं वसुंधरा जी के पास ये सवाल लेकर चलूंगा और उनसे जानूंगा कि 15 और 16 अप्रैल को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में क्या इस ढंग का कोई प्रस्ताव आ भी सकता है या नहीं। तो 3 तलाक अगर गलत है तो उसको खत्म करने में 18 महीने का वक्त क्यों। हमारे साथ जुड़ गए हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और जाने माने वकील जफरयाब जिलानी साहब। जिलानी साहब आदाब, और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि 18 महीने में क्या वाकई 3 तलाक खत्म हो जाएगा? ये कौन कहा खत्म हो जाएगा? ये आपके उपाध्यक्ष ने कहा है सर कल्बे सादिक साहब आपके उपाध्यक्ष है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, उन्होंने बात कही। उन्होंने ये नहीं कहा है खत्म हो जाएगा। उनका बोर्ड मसले को हल करने का ऐसी कोई बात उनके बयान में है, लेकिन कोई बोर्ड का इस तरह का ना फैसला है और न ही बोर्ड ने कभी ये बात कही, ना बोर्ड कर सकता है। बोर्ड पर्सनल लॉ को उसने बनाया नहीं है, बोर्ड उसके प्रोटेक्शन के लिए खुद बनाया गया है। 1972 में पर्सनल लॉ जो है वो तो 1450 साल से चले आ रहे हैं। तो ये ट्रिपल तलाक कोई हमारे जमाने के पैदा का हुआ कानून थोड़ा है, ये तो शरीयत में मौजूद है, कुरान और हदीस की रोशनी में इसको हमारे अइम्मा इकराम ने जो है वो बताया है कि ये तलाक वाक़ई हो जाती है। अगर जो उसको कंडेम किया है, उसको गुनाह भी कहा है, लेकिन तलाक वाक़ई हो जाती है। तो इसलिए वो चीज जो शरीयत में पहले से मौजूद है बोर्ड उसको न खत्म कर सकता, हो जाती है। तो इसलिए वो चीज जो शरीयत में पहले से मौजूद है
बोर्ड उसको न खत्म कर सकता है, न खत्म उसको करने की सलाहियत है। कोई भी आलिम, कोई भी चीज तो आदमी जो है वो मुसलमान जो कुरान और हदीस पर अमल करता है वो इसको कानून और शरीयत को तब्दील नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता। ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा है, न ही बोर्ड का ऐसा कोई है न। लेकिन क्या मैं आपको उनका बयान सुनाऊं, आप सुनना चाहें? मैंने इकोनॉमिक टाइम्स से छपा है, मैंने सुना इसको, मैंने इकोनॉमिक टाइम्स का बयान छपा और आज जहाँ लखनऊ के उर्दू के अखबारों की छपा है उसमें मैंने पढ़ा है जी। उन्होंने कहा कि 1.5 साल में मसला बोर्ड हल कर लेगा, ये कहा है। ये मसला हल करने का मतलब ये नहीं कि कानून शरीयत में तब्दीली बोर्ड कर देगा, ऐसा कुछ बोर्ड का न प्रपोजल है न बोर्ड कर सकता है। तो 15 और 16 की बैठक में जो बोर्ड की है जिसमें 3 तलाक भी एक मसला है, ये कतई नहीं है, ये इशू कतई नहीं है कि 3 तलाक को खत्म किया जाए या फेज आउट किया जाए। नहीं, आपको एक तरह ये बता दूंगा, एजेंडा मेरे सामने है, उसमें जो है एजेंडे में ये कहा गया है कि जो मुकदमात चल रहे हैं अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, उनके बारे में बताया जाएगा कि ये मुकदमा चल रहा है और बोर्ड अपना इसमें जवाब, जवाबी हलफनामा और आर्गूमेंट अभी मार्च में उसने दाखिल किए हैं। इसमें उसने 3 तलाक को कहा है कि ये गलत है, गुनाह होता है, लेकिन वाकई हो जाती है। तो बोर्ड अपना कोई स्टैंड चेंज नहीं करने जा रहा है इसके 15-16 की मीटिंग में। ठीक है वसुंधरा जी, आपने साफ सुना जफर जिलानी साहब को, उनका कहना है कि 3 तलाक खत्म होने नहीं जा रहा है। 18 महीने की जो बात कही गई थी वो कल्बे सादिक साहब की शायद मिस इंटरप्रेट हुई हो या गलत ढंग से छपी हो। उनका ये कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्टैंड में कोई चीज नहीं है जो हलफनामा उन्होंने दिया है। तो आपको क्या कल्बे सादिक साहब का ये बयान सिर्फ एक प्रपंच लगता है? देखिए, इस पे टिप्पणी करना मुझे लगता है पूरे के पूरे मुद्दे से भटकना होगा। जो सबसे अहम बात है इस पूरे मुद्दे में, हमें कुछ केंद्र बिंदु हैं जहां पर ट्रिपल तलाक की बात आती है, तो मैं सबसे पहले केंद्र बिंदु के ऊपर आऊंगी और उसके लिए आप विनती कहिए या गुजारिश समझिए। मैं तमाम टीवी चैनल्स, जो न्यूज चैनल्स हैं और उनके एंकर्स हैं, उनको कहना चाहूंगी कि आप जब भी ट्रिपल तलाक की न्यूज कवरेज करते हैं या डिबेट करते हैं तो इसे ट्रिपल तलाक कर मेंशन मत कीजिए। इसे या इंस्टेंट ट्रिपल तलाक कहिए या तुरंत दिए जाने वाला ट्रिपल तलाक कहिए, क्योंकि हाँ, ट्रिपल तलाक एक स्टेज के थ्रू दिया जाता है जिसमें 3 किस्म की अलग अलग स्टेजेस हैं। तो इससे बहुत गलत मैसेज जाता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक किस्म की इंटरफेरेंस की जा रही है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है कि ये जो ट्रिपल तलाक है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, तुरंत दिए जाने वाले ट्रिपल तलाक टोटली गैर इस्लामिक है, बिल्कुल निराधार है और ये बिल्कुल गैर शरई है। क्योंकि कुरान शरीफ में खुद जो कि सूरह तलाक है उसमें कहा गया है, रिकंसिलिएशन के बारे में फरमाया गया है, फरमान दिया गया है कि जो ट्रिपल जब तलाक दिया जाता है तो अपनी बीवियों को तुरंत घर से बाहर मत निकालो। तो इसका क्या आप इंटरप्रिटेशन निकालेंगे? मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ी जो इंटरप्रिटेशन है वो रिकंसिलिएशन की इंटरप्रिटेशन है। जब कुरान पाक में खुद रिकंसिलिएशन की बात कही गई है, जो फरमान दिया गया है, तो हम जो भी इंटरप्रिटेशन इससे पलट करके निकालते हैं, इससे उलट करके निकालते हैं, वह गलत इंटरप्रिटेशन है, वह गैर इस्लामिक है, वह बिल्कुल गैर शरई है, निराधार है। तीसरी और बहुत ही अहम बात, यदि ये मसला जो ट्रिपल तलाक का है, ये इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का जो मसला है, ये गैर इस्लामिक नहीं होता, ये गैर शरई नहीं होता, तो 20 से भी ज्यादा मुसलमान मुल्कों में ये बैन नहीं होता। इस्लाम पूरी दुनिया के लिए एक ही है। इस्लाम की डिफरेंट मुल्कों में डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस नहीं है। एक ही किताब है कुरान पाक, जिसको पूरी दुनिया में माना जाता है। तमाम मुसलमान लोग उसी कुरान के ऊपर अपना ईमान लेकर के आए हैं। तो यह कह देना कि इसमें हम इंटरफेरेंस कर रहे हैं, यदि ये इंटरफेरेंस होता तो फिर मुसलमान मुल्कों में बैन क्यों होता? यह सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा सवाल। जिलानी साहब, क्या आपको लगता है कि इस्लाम का जो इंटरप्रिटेशन हम लोगों ने किया है, हमारे भाइयों ने यहाँ किया है, पाकिस्तान के अंदर जो हुआ है, इंडोनेशिया के अंदर हुआ है, जहां पर ट्रिपल तलाक बैन हुआ है, क्या इस्लाम का इंटरप्रिटेशन इस्लामिक देशों में अलग है और भारत में अलग है? यही सवाल मैं ले जाता हूं डॉक्टर फहीम बेग के पास। देखिए
देखिए मैं जवाब दे दूं। चलिए आप जवाब दीजिए। देखिए दीपक जी, मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि पूरी दुनिया में आप जानते हैं तकरीबन 54 या 55 ममालिक मुस्लिम हैं और वहां पर इस्लामी हुक्मरां हैं या यूं कहें कि मुसलमान हुक्मरां है। लेकिन उन 54 ममालिक में अगर 20 में यह बैन कर दिया गया तो आपने ये कह दिया कि इस्लाम के हिसाब से वो सही हो गया और बाकी में अगर वो है तो वो आपकी नजर में गलत हो गया, पहली बात। दूसरी बात देखिए यहां पर है कि जितना कुरान हमारी यहां बहनें जानती हैं उतना ही कुरान हम भी जानते हैं और उससे कई ज्यादा कुरान हमारे उलमा जानते हैं और हदीस भी जानते हैं। आपने अपने मतलब की चीज को लाकर सबके ऊपर यह चीज थोप दी कि वो अन कुरानिक है, गैर शरई है, अन इस्लामिक है। हालांकि आपको खुद पता है कि आप अभी नाइश जी ये कह रही थी कि वो किसी उलमा की बात नहीं सुनेंगी, वो किसी मजहबी रहनुमा की बात नहीं सुनेंगी, वो सुप्रीम कोर्ट। पहले आप तय कर लीजिए कि आप इस्लाम के हिसाब से चलना चाहती हैं या सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से चलना चाहती हैं। आप मिसगाइड ना करिए, आप सीधे से यह कह दीजिए कि हमें मजहब के एतबार से नहीं चलना है, हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आया जाए, जो सारे लोग जिस पर अमल कर रहे हैं उस पर मुसलमान भी अमल करें। सीधी सी बात यह हो जाएगी। आप कम से कम बेवकूफ बनाना बंद करें। आपने कहा अभी मैं कुरान की आयत, अभी मैं कुरान की बात करूंगा तो आप कहेंगे कि कुरान की आयत को मैं नहीं मानता हूं, मैं नहीं मानती। चलिए ठीक है, मैंने आपकी बात पर एग्री किया, लेकिन मैं भी मानता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक अलग मसला है और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हालांकि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के हलफनामे में कहा गया है, वसुंधरा जी, जब बात आती है रिलीजन में इंटरफेरेंस की तो आप लोग कह देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं है रिलीजन में इंटरफेरेंस का, और तभी हम आपको कहते हैं कि आप तो खुद अपने रिलीजन को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। मौलाना साहब एक मिनट, वसुंधरा जी एक मिनट, कुरान को मानेंगे। दोनों से मेरी इल्तिजा है। जिलानी साहब एक बार फिर से जुड़ गए हैं हमारे साथ। जिलानी साहब, वसुंधरा जी ने जो मुद्दा उठाया, क्या हम अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं? इस्लामिक मुल्कों में जहां पर ट्रिपल तलाक बैन है वहां पर कुरान का इंटरप्रिटेशन अलग है, और भारत जैसा देश जो कि एक बड़ी मुस्लिम भाई जिसमें रहते हैं, बड़ी मुस्लिम बहनें जिसमें रहती हैं, उसमें कुरान का इंटरप्रिटेशन अलग है। देखिए दीपक साहब, बात दरअसल ये है कि कुरान का इंटरप्रिटेशन कुछ मामलों में कहीं कहीं पर कई तरीके से हुआ है। इंटरप्रेटर्स जाहिर है 1450 साल में बहुत से हुए, लेकिन हम लोग जिसको फॉलो करते हैं वो इंटरप्रिटेशन हमारे लिहाज से सबसे पहला शख्स जो कुरान को इससे इंटरप्रेट किया वो हमारा प्रॉफिट है, और जिस तरह उन्होंने इंटरप्रेट किया उसके आगे हम किसी को नहीं मानते। उनके बाद जिस तरह इनको इंटरप्रेट किया हुआ है, हमारे खुलफा राशिदीन में 4 खलीफा हैं, उसके बाद अइम्मा इकराम आते हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम मालिक। यहाँ पर आगे हम जो है शरीयत को समझते हैं कि बेशतर मामलात में जो उम्मी नवैयत की है वो मुकम्मल हो जाती है। तो इसमें अगर हमको ये बात मिलता है कि इस तमाम दौर में ये 3 तलाक का वजूद इन लोगों ने माना है, अगर जो उसको कंडेम किया है उसको सिंफुल कहा है और खलीफा 2 में तो कोड़े तक लगवाए हैं, तो हम इसी इंटरप्रिटेशन को सुप्रीम कोर्ट में रखने जा रहे हैं। अब इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन आज के वहाँ टीवी चैनल पर कोई भी कुछ करता रहे, उसके लिए तो हम न किसी को कह सकते हैं कि आप गलत हैं। हम सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट का अपना लॉ ये सेटल्ड है कि किसी भी पर्सनल लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए उस लॉ की जो ऑथेंटिक बुक्स है वो देखी जाएंगी। ये पत्रा ईद के केस में सुन्नी सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है, हिंदू पर्सनल लॉ केस था। तो सुप्रीम कोर्ट में हमारी 11 मई को बहस शुरू हो रही है। जाहिर है कि इंटरप्रिटेशन जो है, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, हमने सब रेफर कर दिए सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के सामने हम इसे रखेंगे। और जाहिर है अब इंटरप्रिटेशन जो मुख्तलिफ लोग जो कहना चाहें वो सुप्रीम कोर्ट में ही कहेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होगा वो आपके सामने आ जाएगा। उस मुल्क का सबसे बड़ी अदालत है, उसका फैसला शरीफ बाइंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में हम कह चुके हैं, फिर कहीं कहेंगे आज का इंटरप्रिटेशन तो हम नहीं मानेंगे। हमारा जो इंटरप्रिटेशन है वो हम कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है, 11 मई से बहस होगी। आप 11 मई का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? आज का जो इंटरप्रिटेशन है वो आके सुप्रीम कोर्ट में आप भी कहिए। हम सुप्रीम कोर्ट में अपना इंटरप्रिटेशन का हम तो इंतजार कर रहे हैं, बेचैन तो आप लोग कर रहे हैं। यही सवाल मैं वसुंधरा जी के पास ले जाता हूँ। जिलानी साहब, यही सवाल वसुंधरा जी के पास ले जाता हूँ। वसुंधरा जी कानून के नुक्ताचीनी और बारीकियों को समझती हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। वसुंधरा जी, क्या जिस इंटरप्रिटेशन को कहने की बात जिलानी साहब कह रहे हैं कि 11 तारीख को बहस शुरू हो रही है और 11 तारीख से हम इस इंटरप्रिटेशन को बताएंगे और इसको बाकायदा हमने कोट किया हुआ है,
क्या आपका इंटरप्रिटेशन अलग है और इनका इंटरप्रिटेशन अलग है? क्योंकि तो ये तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को भी मानते हैं। देखिए दीपक साहब, एक बात बहुत ही स्पष्ट है यहाँ पर, यदि ये अपनी इंटरप्रिटेशन लेकर के जाएंगे तो हमारे पास भी इंटरप्रिटेशंस है जिनके तहत माना गया है कि जो तलाक है उनको किन स्टेजेस में दिया जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि पहली स्टेज में आप अपनी बीवी को कारण बताइए कि किस कारणवश आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आप उसे तलाक देना चाहते हैं। यदि उसे यह कारण नहीं समझ आता तो आप दोनों में आपस में कोई सुलह नहीं होती, आपस में कोई एक एमिकेबल सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तो फिर आप अपना जो एक रिश्ता है उसको थोड़ा दूर कर लीजिए एक दूसरे से अपने आप को, क्योंकि ये माना जाता है कि जो दूरियां हैं वे नजदीकियां लेकर के आती हैं। आप किसी भी किस्म का मियां बीवी का रिश्ता आपस में स्थापित मत कीजिए, एक दूसरे से कुछ देर के लिए अलग हो जाइए। तीसरी स्टेज में कहा जाता है कि यदि इसके बावजूद चीजें नहीं सुलझती, कोई आपस में अलगाव की जो चीजें हैं वो समझ के नहीं आती हैं, नहीं संभलती हैं, तो फिर दोबारा एक तरह से काउंसलिंग की जानी चाहिए। और फाइनली सारे ऑप्शंस जब खत्म हो जाएं तो आर्बिट्रेटर अपॉइंट, एक जो है कि वो वाइफ की तरफ से होगा और दूसरा जो है वो हस्बैंड की तरफ से होगा, जो कि आपस में बैठकर बात करेंगे और फिर उसके बाद एक फाइनल जो प्रोनाउंसमेंट अगर उसके बाद किया जाता है। तलाक का इद्दत का प्रोविजन है, इद्दत के बाद अगर तब भी वो उसको रिवोक नहीं करते तो उसके बाद जो तलाक है वो कंफर्म होता है। इन सारी इंटरप्रिटेशंस को आप छोड़ दीजिए। मैं कहती हूँ आप इंटरप्रिटेशंस ले आइए, हम इंटरप्रिटेशंस ले आते हैं, मगर मैं कहती हूँ जो कुरान पाक में कहा गया, जो फरमान है कुरान पाक में, जितनी भी मुझे थोड़ी से थोड़ी नॉलेज है कुरान पाक की, उसमें स्पष्ट किया गया है कि अपनी बीवियों को, उसमें कमांडमेंट है तुरंत मत निकालो। तो इसका इंटरप्रिटेशन आप क्या निकालेंगे कि खुदा पाक की जो एक इंटेंशन है वो ये है कि एकदम से किसी बीवी को घर से बाहर ना निकाला जाए, क्या पता कि दिल पलट जाए और जो तलाक जिसको कि सबसे ज्यादा बदनुमा, सबसे ज्यादा गंदा करार दिया गया है इन तमाम कॉन्सेप्ट्स में, तमाम हलाल कॉन्सेप्ट्स में, क्या पता कि उसकी नौबत ही ना आए। ठीक है, यही सवाल लेके जिलानी साहब के पास जाऊंगा। जिलानी जी, तुरंत बीवी को निकाल देना, तुरंत बीवी को निकाल देना अपने घर से 3 तलाक कहने के बाद। दिया जाने वाला ट्रिपल तलाक। वसुंधरा जी एक मिनट, मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, शायद जिलानी साहब देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे, मैं नहीं जानता। ये मैं तो टेलीफोन पर आप फोटो ले रहे हैं, मैं क्या तस्वीर देख पाऊंगा। अच्छा, ये टीवी स्क्रीन पर चल रही है और मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि ये तस्वीर में एक मुस्लिम महिला, हमारी बहन जो है, वो घर का दरवाजा पीट रही है। घर के दरवाजे की सुराख से ही उन्हें 3 तलाक कह दिया गया है और उनको घर से निकाल दिया गया है। जिलानी साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस तरह की ज्यादतियों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने तो ये बात पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्तकिल कर रहा है कि ये तरीका जो बगैर किसी जवाब के एक वक्त में 3 तलाक दे देते हैं, ये कंडेमनेबल है, सिंफुल है और ये पनिशेबल है। ये बातें सब हमने बार बार कही हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि इसकी तलाक नहीं वाक़ई हो जाएगी। 2 चीजें अलग अलग हैं। एक कंडक्ट है जो सिंफुल है, जो कंडेमनेबल है, जो पनिशेबल है, और एक उस कंडक्ट का इफेक्ट है। जो मेरी अभी बहन ने कहा है वसुंधरा जी ने, वो तलाक हसन का तरीका है, हम उसको डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सवाल ये नहीं है कि तरीका क्या है, सुप्रीम कोर्ट में सवाल ये है कि जो ट्रिपल डाइवोर्स हो से इफेक्ट होता है कि नहीं होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको डिक्लेयर किया जाए कि न किया जाए, ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में है। तो जो बात आप कह रहे हैं उससे कंडेमनेशन है, कोई हमें इख्तिलाफ नहीं है, मोस्ट कंडेमेबल है। हिंदुस्तान में जो है, जो कानून आपका है इस वक्त, उसके तहत आप जो भी कार्रवाई कर सकते हो उसमें करें उसके खिलाफ। लेकिन हमने तो बताया कि खलीफा दोम ने उसके लिए कोड़े लगवाए थे, और जो अभी ये बता रही है वसुंधरा जी, इंटरप्रिटेशन जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। तो फर्स्ट इंटरप्रिटेशन होगा प्रॉफिट के जमाने का। प्रॉफिट ने जो कुछ कहा है वो मुझे लगता है कि शायद हम इस पर जल्दबाजी कर रहे हैं। चलिए एक मिनट, अब जिलानी साहब को प्लीज अपनी बात खत्म कर लेने दे। मैं चाहता हूं जो भी मेरा मेहमान है अपनी बात पूरी कर ले। जिलानी साहब,
जी, तो मैंने कहा कि पहला इंटरप्रिटेशन उसकी चाहिए होगी, मैं आपने 2 शब्द कह के चाहिए होगी, मैं आपने 2 शब्द कह के आपसे ज्यादा चाहूंगा। हाँ, 1 मिनट, जिलानी साहब को अपनी बात कह लीजिए। डॉक्टर साहब, जिलानी साहब। जी, तो वो सुप्रीम कोर्ट में हमने उन हदीसों को साइट किया है। अगर वसुंधरा जी के पास कोई हदीस हो, क्योंकि प्रॉफिट को इमामती कह रही है, प्रॉफिट है, सबसे पहले उनके पास उनका इंटरप्रिटेशन देखा जाएगा। तो जो उनके जमाने के वाकयात हैं वो हमने साइट कर दिए हैं। उसके बाद प्रॉफिट के फेलिक्स के जमाने के वाकयात हैं। फिर हमने बताया 4 अइम्मा है, इमाम अबू हनीफा। इन लोगों ने कुरान को पूरा स्टडी करके समझा है, अरबी कुरान को समझा है। हम अंग्रेजी के ट्रांसलेशन से चाहते हैं कि हम अपना इंटरप्रिटेशन रख दें, यह कतई मुमकिन नहीं है। जो एस्टेब्लिश इंटरप्रिटेशन है, जो ऑथेंटिक है, जिसको सुप्रीम कोर्ट और तमाम लोग मानते हुए हाई कोर्ट, उन्हीं को देखा जाएगा वहाँ। तो इसको सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसको बहस होगी। तो इसके सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा है, 5 जज की बेंच बनी है। आपके लिहाज से मुद्दा ना हो, मेरे लिहाज से तो इम्पोर्टेंट मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट में 5 जज की बेंच हर मामले में नहीं बनती है, इस मामले में बनाई गई है और हम समझते हैं कि हाईएस्ट कोर्ट है, वो उसको डिसाइड करेगा, उसको डिसाइड करने दीजिए। चलिए, कोर्ट डिसाइड करेगा, मैं भी इस बात को मानता हूँ और कोर्ट का फैसला सभी को मानना चाहिए, हम यही बात कहेंगे। चलते चलते डॉक्टर फहीम बेग साहब, आपके आखिरी कमेंट, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं बस आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि हम जज बनकर इस इतने बड़े मुद्दे को जल्दबाजी में किसी और धारा की तरफ न ले जाएं। कृपया करके उन तमाम पक्षों को सुनने और सुनाने का समय देना चाहिए और इस राष्ट्रीय मुद्दे को कृपया करके बदलना चाहिए। दूसरे मुद्दे भी हैं जो मुस्लिम महिलाओं से नहीं, देश की महिलाओं से जुड़े हैं, उनको आपको हाईलाइट करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर फहीम बेग साहब, यही बोल के मैं इस सवाल को खत्म करूंगा, इस बहस को खत्म करूंगा कि समाज में बहस होना बहुत जरूरी है। चाहे वो हिंदू समाज की बात हो, चाहे वो मुस्लिम समाज की बात हो, चाहे वो ईसाई समाज की बात हो, चाहे वो पारसी समाज की बात हो। अगर समाज के एक बड़े तबके को कंसर्न करने वाला कोई मुद्दा है तो उस पर बहस बिल्कुल होगी। और बहस का मतलब ये नहीं है कि हम जज बन रहे हैं, ना हम जज हैं, ना हम वकील हैं। हम वो लोग हैं जो इन तमाम मुद्दों को जनता तक ले जाते हैं और जनता में अपने मुकदमे लड़ने वाले वो लोग खुद होते हैं जो ऐसे इश्यूज की पार्टी होती हैं, जैसा कि आज आपने आज वाली डिबेट के अंदर देखा। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे देखिए मेरे साथ अंदर की बात।